ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूं जिसके बारे में मैंने पूरा एक दिन लेके पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद जो एनालिसिस मेरे सामने आई, जो रिपोर्ट्स मेरे सामने आई, वो रिपोर्ट्स जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो कहीं ना कहीं आपको भी इस पूरी केस की सच्चाई का पता चलेगा। कोलकाता रेप केस को डेफिनेटली कोई दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और संजय रॉय जो सामने आया है क्रिमिनल के रूप में, क्या यही सिर्फ इस पूरे केस में इन्वॉल्व है या फिर इस पूरे केस को दबाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर लगा हुआ है? आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि इस पूरे केस में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिन्हें देख के ये फीलिंग आ रही है, इनफैक्ट ये गट फीलिंग आ रही है कि इस केस को दबाने की और रियल कल्प्रिट्स को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है और हॉस्पिटल भी इस पूरे केस को दबाना चाहता है, इसीलिए सिर्फ इस क्राइम के 5 दिन बाद ही हॉस्पिटल के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। जिस जगह पे ये क्राइम सीन हुआ था उसी जगह से 20-25 फीट की दूरी पे कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। तो आखिर सिर्फ 5 दिन के अंदर जो क्राइम जिस जगह पे होता है उस क्राइम को, पर्टिकुलर जगह को और उसके आसपास की जगह को सीज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्राइम के सिर्फ 5 दिन के बाद ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। तो आइए मैं आप लोगों को स्टोरी शुरू से ए से समझाने की कोशिश करती हूँ, और जी तक आते आते आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और जो आम जनता है जो अभी भी इस कंफ्यूजन में है, उस आम जनता की आंखों से भी कंफ्यूजन की वो पट्टी दूर हो जाएगी जब हम कहानी के हर एक पहलू को, हर एक डॉट को आपस में जोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम ए से, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय रॉय जो इसमें मेन अरेस्ट हुए हैं उनका पॉलिटिकल पार्टी के साथ संपर्क है, तो क्या सिर्फ इस वजह से सारे एविडेंसेस को डिलीट करना, रूइन करने का पूरा प्लान चल रहा है? अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं कोलकाता पुलिस, पब्लिक और अपनी गवर्नमेंट से सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को जहाँ से मैंने देखा है, जहाँ से मुझे लगता है इस पूरे केस में टैम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ है, और जब मैं आप लोगों को ये पूरी चीज़ें बताऊंगी तो कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो के एंड के बाद मेरे साथ अग्री करेंगे। तो 9 अगस्त जिस दिन ये घटना घटित हुई, आरजी कर गवर्नमेंट कॉलेज एंड मेडिकल हॉस्पिटल, उस दिन 31 वर्ष की डॉक्टर जिनकी 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, 36 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी का मतलब होता है कि आपको खाना पीना, सोना, कपड़े चेंज करना, सब कुछ हॉस्पिटल के अंदर ही करना पड़ता है। तो रात के 3 बजे के तकरीबन वो अपने कलीग्स के साथ, उनके 4 कलीग्स, और वो सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए जाते हैं। तो जब सेमिनार हॉल में वो खाना खा लेते हैं तो बाकी के कलीग्स वहाँ से वापस जाते हैं, और विक्टिम ये बोलती है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आऊँगी, क्योंकि उनकी हैक्टिक ड्यूटी थी और उस हैक्टिक ड्यूटी के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती थी। तो 3 बजे के करीबन उन्होंने वहाँ से खाना वाना खा के, उनके जो कलीग्स थे वो चले गए और विक्टिम वहाँ पर रेस्ट कर रही थी। सो रात के 4 बजे एंट्री होती है संजय रॉय की, और उनके साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, रेप होता है, और 3 से 5 बजे के बीच में उनकी डेथ भी हो जाती है। जब डेड बॉडी सुबह 7:30 बजे डिस्कवर की जाती है तो विक्टिम के पेरेंट्स को इस बात की इन्फॉर्मेशन 3 घंटे बाद दी जाती है, यानी कि 7:30 बजे विक्टिम का डेड बॉडी स्पॉट हो जाती है और ये पता चल जाता है कि विक्टिम अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसके 3 घंटे बाद तकरीबन 10:30 बजे विक्टिम के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, और जब विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में भी सेमिनार हॉल के बाहर उनको 3 घंटे तक रोका जाता है। विक्टिम के पेरेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत उन लोगों को बोला कि हमें एक बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दो, हमें एक बार उससे मिलने दो, हमें एक बार देखने दो, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और पूरे 3 घंटे तक वो सेमिनार हॉल के बाहर अपनी बेटी की झलक का इंतज़ार करते रहे। और जब उन्हें अपनी बेटी की झलक दिखी, यानी कि 10:30 बजे के आसपास, जब वो अपनी बेटी की बॉडी को देख पाए तो बॉडी इस कंडीशन में थी कि शायद दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस हालत में देख भी ना पाए। बॉडी के
हर हिस्से से ब्लीडिंग हो रही थी। उनकी आँख, मुंह, नाक और प्राइवेट पार्ट सब जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। और तो और उनके जो पैर थे वो रेक्टेंगुलर शेप में बन चुके थे, 90 डिग्री पे उनके पैर पहुंच चुके थे, जिससे कोई अंधा भी देख के ये अंदाज़ा लगा सकता था कि इस लड़की के साथ हुआ क्या है। लेकिन उसके बाद भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे इंसिडेंट को नाम दिया तो सुसाइड का। लेकिन हॉस्पिटल को ये केस रातों रात रफा दफा करना था, इसलिए हॉस्पिटल हर हाल में इस केस को सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि ये एक सुसाइड केस। सो मेरा पहला सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्लियर दिखने वाला केस, जो कि एक अंधा भी देख के बता दे कि ये किस तरीके का केस है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सुसाइड डिक्लेयर क्यों किया। सेकेंड क्वेश्चन मेरा यहाँ पे खड़ा होता है कि क्यों विक्टिम के पेरेंट्स को 3 घंटे के बाद इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद भी 3 घंटे के बाद उनको एंटर किया गया, यानी कि पूरे 6 घंटे का इंतजार पेरेंट्स को उनकी बच्ची की शक्ल दिखाने के लिए क्यों किया गया। क्या इस 6 घंटे के बीच में एविडेंस को डैमेज किया जा रहा था, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, आखिर ऐसा क्यों किया गया। थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पे रेज होता है, जो कि सबसे स्ट्रेंज और सबसे शर्मनाक बात है कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को इतनी जल्दी स्टेटमेंट देने की थी कि उन्होंने ना ही किसी इन्वेस्टिगेशन का वेट किया, ना ही किसी ऑटोप्सी का वेट किया, और उन्होंने सीधा सीधा ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो डॉक्टर थी यानी कि जो विक्टिम थी उनको साइकोसिस नाम की मेंटल इलनेस थी। आखिर इतनी जल्दी क्या थी प्रिंसिपल को अपना स्टेटमेंट देने की, आखिर इन सब चीज़ों के पीछे वो बचाना किसको चाह रहे थे। ये सारे एलिगेशंस विक्टिम के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पे लगा रहे हैं। वैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश करी थी कि जैसे तैसे इस मुद्दे को दबा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, केस रातों रात जो है वो सॉर्ट कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर हॉस्पिटल में फैली, स्टाफ को पता चला, डॉक्टर्स को पता चला, तो उन्होंने तुरंत इस चीज को लेके एक्शन लिया और वो लोग प्रोटेस्ट पे आ गए। और उनके प्रोटेस्ट करने की वजह से ऑल इंडिया में ये न्यूज़ फैल गई और सोशल मीडिया में ये केस बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद तो प्रेशर आना ही था। और जब प्रेशर आया तो विक्टिम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और गेस व्हाट, जिसका यकीन हर किसी इंसान को था वही चीज़ें सामने आई। और जब पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में ये सब चीज़ें सामने आई। और जो चीज़ें सामने आई वो चीज़ें सुन के एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान की रूह भी कांप जाए, क्योंकि जो जो रिपोर्ट्स में सुनने को मिला और पढ़ने को मिला ना, वो किसी भी भयंकर नाइटमेयर से कम नहीं था। उस लड़की को बहुत बेरहमी से पीटा गया था, उसके होंठ, उसकी आँख, उसके मुंह, हर जगह पे इंजरी थी। इनफैक्ट उसकी कॉलर बोन तक क्रश कर दी गई थी, उसके हाथ टूटा हुआ था, उसके प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग हो रही थी, उसके पैर जिस तरीके से उन्होंने रेक्टेंगुलर शेप के बना दिए थे, उसके साथ जो हुआ वो किसी भी हैवानियत से कम नहीं था। तो जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो सबसे पहले पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो सीसीटीवी फुटेज में उनको 4 बजे संजय रॉय की एंट्री दिखी सेमिनार हॉल के अंदर। और उसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर एंट्री के साथ साथ वहाँ पे उनको एक ब्लूटूथ भी मिला, जो ब्लूटूथ डायरेक्ट कनेक्ट होता था संजय रॉय के फ़ोन से। इतना एविडेंस काफ़ी था संजय रॉय को अरेस्ट करने के लिए। पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ, तुरंत संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया। और गेस व्हाट, अरेस्ट होने के तुरंत बाद ही संजय रॉय ने अपना जुल्म जो है वो कबूल भी कर लिया, जो कि सबसे स्ट्रेंज बात थी कि उसने तुरंत अपना जुल्म जो है कबूल कर लिया। आखिर संजय रॉय भी किसको बचाना चाह रहे हैं या और कौन लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं? संजय रॉय को लेके भी बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिल और दिमाग में आ रहे होंगे कि आखिर ये संजय रॉय है कौन, और आखिर ये संजय रॉय हॉस्पिटल के अंदर घुसा कैसे? क्या ये संजय रॉय कोई डॉक्टर था,
कोई मेडिकल प्रोफेशनल था, कोई स्टाफ मेंबर था, आखिर ये संजय रॉय था कौन? तो अगर मैं आप लोगों को संजय रॉय की हिस्ट्री बताऊंगी तो वो आप लोगों को और ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि संजय रॉय ना तो उस हॉस्पिटल, उस कॉलेज का कोई स्टाफ मेंबर था, ना ही कोई मेडिकल प्रोफेशनल था। वो कौन था? संजय रॉय एक ऐसा इंसान था जो पुलिस के साथ वेलफेयर के लिए काम करता था, एक वॉलंटियर के लिए काम करता था। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करना, इस तरीके का ये काम करता था गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ। लेकिन ये बंदा पुलिस की टी शर्ट, बाइक में पुलिस का नेम प्लेट लगा के घूमता था। अब सोचो कि हैरानी की बात यह है कि जब ये हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मेंबर नहीं था तो हॉस्पिटल के अंदर इसको इतनी आसानी से एंट्री कैसे मिल गई? जबकि अगर किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट भी एडमिट होता है तो उससे मिलने के लिए भी फैमिली को विजिटिंग आवर्स का वेट करना पड़ता है। वहाँ पे संजय रॉय को रात के 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाने की एंट्री किसने दे दी? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड्स नहीं थे? क्या कोई सिक्योरिटी नहीं थी जिन्होंने उनसे पूछा हो कि आप रात के 4 बजे हॉस्पिटल के अंदर किस काम से जा रहे हैं, जबकि आप इस हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं हैं? चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के सामने खुलती जाएंगी, क्योंकि जब आपको ये पूरी हिस्ट्री पता चलेगी तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि जब संजय रॉय के बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई तो संजय रॉय का ये कोई पहला क्राइम नहीं था। जी हाँ, इससे पहले भी संजय रॉय के अगेंस्ट में 2 से 3 क्राइम रजिस्टर थे, जिसमें कि संजय रॉय की खुद की वाइफ ने भी इनके अगेंस्ट में कंप्लेन कराई थी। ये अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को फिजिकली असॉल्ट करते थे। इसके अलावा इस क्राइम से कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल की एक डॉक्टर ने भी इनके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करी थी कि इन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया है। और तो और मज़े की बात यह है कि इनके खिलाफ एक बंदी जो उसी हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने के लिए एक पर्चा लेके खड़ी थी, उसके प्रिस्क्रिप्शन से इन्होंने उसका नंबर चुराया और उसके बाद उसे कॉल कर करके परेशान करते थे कि मुझसे मिलने के लिए आओ। तो उस लेडी ने भी इनके खिलाफ पुलिस में कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर करी थी कि संजय रॉय उनको बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। एक इंसान जिसके खिलाफ इतनी सारी कंप्लेंट्स हो रही हैं, उसके बाद भी पुलिस ने क्या एक्शन लिया? उसके बाद भी पुलिस ने इनके अगेंस्ट में कोई भी स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया। जब इनके पड़ोसियों से इनके बारे में पूछा गया, इनकी हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, तो पड़ोसियों के साइड से भी बहुत ही चौंकाने वाला बयान सामने आया, क्योंकि पुलिस को पता चला कि इनकी ऑलरेडी 4 शादियां हुई हैं, जिनमें से इनकी 3 बीवियों ने तो इनको छोड़ दिया और जो इनकी चौथी बीवी थी वो कैंसर की वजह से मर गई। तो ये पूरा पास्ट रिकॉर्ड था इस संजय रॉय का। और हैरानी की बात यह है कि जिस पुलिस की टीम के साथ ये वेलफेयर के नाम पे, वॉलंटियर के नाम पे काम करता था, क्या उन्होंने इसको अपने साथ काम करने से पहले इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था कि इस इंसान के अगेंस्ट में कितनी सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर हैं? बिना बैकग्राउंड चेक करे हुए कैसे किसी भी पुलिस एसोसिएशन ने, पुलिस की टीम ने इनको अपने साथ काम करना अलाउ किया? चीज़ें बहुत सारी हैं और जवाब बहुत ही लिमिटेड हैं। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब बहुत ज़्यादा कम है। और अब तो ट्विटर पे हॉस्पिटल के खुद के स्टाफ ने वीडियोस लानी शुरू कर दी है और वीडियो के माध्यम से वो पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, क्राइम सीन से 20-30 फीट की दूरी पे हॉस्पिटल ने कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम शुरू करा दिया है। ये खुद हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से ट्विटर में वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं। अरेस्ट करने के बाद जब संजय रॉय का फ़ोन भी चेकआउट किया गया तो उनके फ़ोन के अंदर बहुत सारी पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी मिला है। यहाँ से उस इंसान का सारा फितरत, सारी इंटेंशन और सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो इंसान ऑलरेडी एक क्रिमिनल माइंड का इंसान था, जिसका पास्ट रिकॉर्ड इतना गंदा था, लेकिन उसके बाद भी
पुलिस ने उसका पास रिकॉर्ड चेकआउट करना ज़रूरी नहीं समझा या जानते हुए भी उसको इग्नोर किया गया। सो जब इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सामने आई हैं तो इसीलिए आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। एक इंसान का इतना पैथेटिक बैकग्राउंड होने के बाद भी कैसे उसको हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर आना अलाउ किया, कैसे वो पुलिस के साथ टीम अप होके वॉलंटियर का काम कर रहा था। और क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान का करा हुआ क्राइम नहीं है, रिपोर्ट्स के माध्यम से ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, इट्स अ गैंग वर्क। तो अगर ये एक गैंग ने काम किया है तो बाकी उस गैंग के लोगों को बचाने के लिए क्या सिर्फ संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? संजय रॉय के साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्हें बचाने की कोशिश में इस केस को जल्दी से जल्दी रफा दफा कराया जा रहा था? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब पब्लिक साथ होती है और पब्लिक का प्रेशर होता है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी सलाखों के जेल के पीछे होता है। तो इस वक्त ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, ये हमारे हिंदुस्तान की एक बेटी के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है, एक वो डॉक्टर जो इंसान को जिंदगी और मौत के बीच से बचा के लाते हैं, जो एक इंसान की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। आज वो डॉक्टर अपने वर्क स्टेशन पे अपने ही हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि अभी भी हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसके साथ कुछ क्राइम हो जाए विक्टिम ही उनकी नज़र में सबसे बड़ा कल्पिट हो जाता है। निर्भया के टाइम पे भी जब ये गंदा काम उसके साथ हुआ था उस वक्त भी लोगों ने ये जज किया था कि उसके साथ ये चीज़ हुई होगी, वो रात को घूम रही थी, उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसका ये था, उसका वो था। क्राइम को डिफेंड नहीं करना चाहिए, क्राइम के अगेंस्ट में आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज मैं सवाल पूछना चाहूँगी कुछ ऐसे ही मानसिकता के लोगों से कि क्या आज उस डॉक्टर ने भी छोटे कपड़े पहने थे? क्या आज वो डॉक्टर भी रात को घूम रही थी? जो डॉक्टर 36 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी कर रही थी हॉस्पिटल के अंदर, आखिर उसकी इस केस में क्या गलती है? आज भी ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता को ना संभालने की और सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। और उस वक्त आप लोगों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप अपने देश की बेटी को इस तरीके से जज करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि किस लड़की ने क्या पहना है, वो लड़की क्या बैकग्राउंड से है, वो कैसी है, वो कैसी नहीं है। मैटर ये करता है कि क्राइम को सपोर्ट करना सबसे बड़ा गुनाह है। ये चीज़ें सपोर्ट के लायक नहीं हैं। इन चीज़ों को डिफेंड मत करो। क्राइम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ खड़ी करो, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ खड़ी करो और ऐसे क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे भेजने के लिए अपनी अपनी आवाज़ें बुलंद करो। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये इनिशिएटिव ले चुकी हूँ। आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस हिंदुस्तान का हिस्सा आप लोग हो, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इस केस पे अपनी आवाज़ खड़ी करें, एक स्टैंड लें, ताकि बहुत जल्दी से जल्दी बाकी के लोग जो बच रहे हैं, छुप रहे हैं, वो भी बहुत जल्द सामने आए और गुनहगारों को गुनह की सज़ा मिले। उन माँ बाप के आंसुओं का बदला मिले जिन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस के मेडिकल की पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनाया था, और जो डॉक्टर इंसान की ज़िंदगी बचाता है, आज उस डॉक्टर को ही एक इंसान ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। तो इस मैटर में जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। इस चीज़ से पीछे होने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इस प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो हॉस्पिटल से प्रेशर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर हो। लेकिन इस प्रेशर को दूर करने में सिर्फ सहयोग दे सकती है आम पब्लिक। तो अगर हम सब साथ में मिलकर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे ना, तो कोई भी प्रेशर इस क्राइम को छुपने या बंद होने नहीं देगा। और इस लड़की को, डॉक्टर को
इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जस्टिस के लिए आप लोग अपनी गुहार लगाना बंद बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।